सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश या करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की NCERT एक्सप्रेस सीरीज करने जा रहे हैं। ट्राई करेंगे कि 40 मिनट के अंदर ही निपटा दें, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, इसके पहले सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद इक्विलिब्रियम बचा, इक्विलिब्रियम एक दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन क्या लिख रहा है कि वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। तो केमिस्ट्री पूरी हमारी क्या है, रेडॉक्स की सिस्टम। मतलब ये कह रहा है अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन होगा किसी रिएक्शन में, तो अगर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा होगा, इसका मतलब ये है। ठीक, बहुत ज़्यादा इसका एक्सटेंसिव यूज़ होता है। कहाँ कहाँ पे एक्सटेंसिव यूज इन फार्मास्यूटिकल में यूज़ होगा, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जिकल, एग्रीकल्चर एरिया। मतलब हर जगह रेडॉक्स रिएक्शन तुमको पढ़ना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, बर्निंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, नॉन मेटल्स, सोडा, ड्राई वेट बैटरीज, कोरोजन मेटल्स, हाइड्रोजन इकोनॉमी, ओजोन होल, जितनी भी चीज़ें तुम एक्चुअली में जो तुम पूरा पढ़े हो ना NCERT, वो सारा रेडॉक्स रिएक्शन ही है। तुमने कोई भी रिएक्शन पढ़ा होगा तो उसमें मैक्सिमम रिएक्शंस तुम्हारे रेडॉक्स रिएक्शन ही होंगे। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा होगा। क्लियर हो यहाँ तक? तो यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। ठीक है, चलो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब हाइड्रोजन का निकलना। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। ठीक, तो ये लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर तुम जानते ही हो। अगर मान लो पहले किसी का +2 है, अब +4 में चला गया, मतलब +2 से +4 में गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। +4 से +2 में आया तो रिडक्शन हो रहा है। बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, घटेगा तो रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, एक्स्ट्रा चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, जैसे दो एटम A और B है, ठीक है, तो जिसमें मान लो B मोर ईयन है, B वाला मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। जैसे NaCl है तो मोर ईयन ये है, तो इस पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब इस पर माइनस चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? दूसरी चीज़, ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, होल नंबर। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल में भी आता है 2/5, 2/3 ऐसे भी आता है, होल नंबर भी आता है। तो ध्यान रखना है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, होल नंबर सारा होता है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बताया हूँ ना कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। आगे बढ़ो। डज नॉट इन्वॉल्व, देखो कह रहा है कि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है, बट अदर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो H2S है, ये O2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? सल्फर इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, सल्फर इन्वॉल्व हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर हो? तो ये बेसिक चीज़ें, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, तुमको अभी आगे पढ़ लेना, दिखाऊंगा मैं कैसे। ठीक है, तो कह रहा है कि नॉट ओनली द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन, मतलब ये बोल रहा है हमको कि केवल ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन नहीं होता, केवल हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीडेशन नहीं होता। आल्सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का भी रिमूवल हो रहा है तो भी हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन ही होगा। तो एक चीज़ और आ गया यहाँ पे, क्या? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी ऑक्सीडेशन आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पे तुम देख लो, K4FeCN6 था, यहाँ पे पोटेशियम जो है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से निकल गया, पोटेशियम फेरीसाइनाइड में चला गया। ठीक है, फेरोसाइनाइड था पहले, +2 था, +3 में चला गया पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ पे समरी में जो लिख रहा है बस समरी पढ़ो, समरी इंपॉर्टेंट है इसमें कि ऑक्सीडेशन डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मतलब 4 क्राइटेरिया है, 5 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया ऑक्सीजन को जोड़ो, दूसरा क्राइटेरिया मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को अपनी तरफ जोड़ो, तीसरा क्राइटेरिया हाइड्रोजन को निकालो, चौथा क्राइटेरिया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को निकालो, पांचवा क्राइटेरिया ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो। ठीक है, तो ये 5 क्राइटेरिया हैं ऑक्सीडेशन के। क्लियर है? तो रिडक्शन के 5 क्राइटेरिया बताओ। रिडक्शन का 5 क्राइटेरिया क्या? 5 क्राइटेरिया क्या? रिडक्शन का मतलब क्या होगा बोलो? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अब ऑक्सीजन को हटाओ। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ और वहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव को हटाओ। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को जोड़ेंगे। हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिडक्शन का क्राइटेरिया हो गया। 5 क्राइटेरिया मैंने बता दिया। ठीक है, ठीक।
ये देखो एग्जांपल दिया, एग्जांपल तुम पढ़ सकते हो, एग्जांपल में कोई बहुत खास बात नहीं है, ठीक है। तुम ऐसे ही देख के लगा सकते हो। देखो यहाँ पे Hg था +2 में था -2 में था, Hg चला गया 0 में, तो +2 से चला गया 0 में, मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन। तो हमको दूसरा कुछ सोचना नहीं, अगर इसका रिडक्शन होगा तो इसका हो ना हो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ऑक्सीजन -2 से 0 में चला गया। देखिए एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन होना एकदम तय है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा एग्जाम्पल था। Oxidation and reduction always occur simultaneously as well as apparent by re-examining all the equation above, hence the word redox कहते हैं। redox इसलिए बोलते हैं रीड और ऑक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन redox हो जाता है, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन सेम रिएक्शन में होता रहता है, ठीक है। ये तो बता चुका हूँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ो और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हटाओ, ये बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। ये एग्जांपल देख लो। ये जैसे मैं अगर हाईलाइट किया होता तो मैं ये सब नहीं लिखता, क्योंकि ये तो सबको दिख ही रहा है ना यार। जैसे सोडियम है 0 में है, अब Na+ में चला गया तो 0 से क्या गया +1 में चला, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और ये 0 से -1 में चला गया, रिडक्शन हो गया इसका। ये तो सबको बेसिक मालूम ही है। ये जैसे हाईलाइट किया धीरज ने, तो उसने सारा जैसे वो पढ़ाता है उसने वैसे हाईलाइट किया है, लेकिन हमारे काम का जितना मैं उतना बता रहा हूँ। देखो रिएक्शन दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जहाँ पे रिडक्शन होगा वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा मत समझना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सोडियम से सोडियम प्लस में जा रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। Na++ इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जब भी रिडक्शन होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यही लाइन यहाँ पे पूरी लिख रही है, ठीक। ऑक्सीडेशन बता ही चुका हूँ तुमको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पेसीज, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पेसीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं, एजेंट क्या काम करता है? दूसरे का काम करवाता है। तो अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ तो मैं तुमको ऑक्सीडाइज करूँगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं और खुद का रिडक्शन करते हैं, समझे। खुद का ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे, खुद का रिडक्शन करेंगे, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट रहूँगा तो क्या करूँगा? दूसरे का रिडक्शन करूँगा, खुद का ऑक्सीडेशन करूँगा। समझ में आया? मतलब अपोजिट काम करेगा ना, एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन होगा। तो अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूँ तो दूसरे का रिडक्शन करूँगा, खुद का ऑक्सीडेशन करूँगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ तो एजेंट हूँ ऑक्सीडाइजिंग, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करूँगा। तो वही लिख रहा है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, ठीक है। ये देखो कह रहा है कि एक मेटेलिक जिंक को हम लोग एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट में अगर डाल देंगे तो हमको दिखेगा कि स्ट्रिप हमारा कोटेड हो गया रेडिश मेटेलिक कॉपर से, एंड ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन डिसअपीयर। फॉर्मेशन ऑफ Zn+2 आयंस अमंग द प्रोडक्ट कैन बी इजिली जज व्हेन द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन ड्यू टू Cu+2 है डिसअपीयर। कह रहा है कि जो कॉपर +2 पहले ब्लू था अब वो डिसअपीयर हो गया, तो हमको ये समझ में आ गया कि Zn+2 बन गया है। तो ये कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू द कलरलेस सोल्यूशन कंटेनिंग Zn+2 आयन, अपीयरेंस ऑफ व्हाइट जिंक सल्फाइड कैन बी सीन मेकिंग द अल्कलाइन विथ अमोनिया। ये देखो ये पूरा तुम्हारा रिएक्शन है। ये तुम पूरा रिएक्शन कहाँ पढ़े हो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुमको पढ़ाई गई थी। जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, कॉपर का होता है रिडक्शन। कॉपर +2 में ब्लू था, अब हो गया कॉपर सॉलिड में चला गया, मतलब कलरलेस हो गया। यही चीज़ लिख रही है। मतलब रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारा लगभग सेम ही है, सारा कॉन्सेप्ट ही तुम्हारा सेम मिलता है। देख लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ है नहीं तुम्हारे लायक। ये देखो no visible reaction is noticed and attempt to detect the presence of copper plus ion by passing H2S gas through the solution to produce black color of cupric sulfide, CuS does not succeed। कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्यों ये रिएक्शन सक्सीड नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? एक्वस नाइट मतलब कॉपर नाइट्रेट के साथ जब कर रहे हैं तो ये रिएक्शन हमारी हो रही है। कॉपर +2 से चला जा रहा है कॉपर 0 में, मतलब ब्लू से कलरलेस में। लेकिन अगर वही रिएक्शन हम लोग कॉपर सल्फाइड से कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कॉपर सल्फाइड की लो सॉल्युबिलिटी होती है। इस सेंसिटिव टेस्ट में Cu+2 जो फॉर्म होता है कैन नॉट बी डिटेक्टेड, डिटेक्टेड ये पता है। और ये तुम्हारे साल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये साल्ट एनालिसिस में पूछा जा सकता है तुमसे, ठीक है। साल्ट एनालिसिस में एनसीईआरटी के बीच की लाइंस हैं जो थोड़ी थोड़ी तुमको लग रहा होगा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ से तुमको साल्ट एनालिसिस में पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज द रेडॉक्स रिएक्शन टेस्ट फॉर दैट ऑफ द कंपाउंड। तो तुमसे दे देगा पहले कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट आंसर होगा। बोलेगा कौन नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं करेगा? तो कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि कॉपर सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ है नहीं, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखा रहा है, ठीक है। ये देखो
जिंक कॉपर और डाले, इंटेंसिटी ब्लू कलर थोड़ा कम हुआ और फाइनली क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और तुम देखें कि यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो गया। ठीक है। दूसरे केस में क्या था, कॉपर एक्वा सोल्यूशन जब तुम सिल्वर नाइट्रेट डाले, ये देखो कॉपर एंड एक्वा सोल्यूशन था, ये जिंक और एक्वा सोल्यूशन था। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम हुआ, ब्लू कलर पहले डेवलप हुआ, इंटेंसिटी ब्लू कलर इंक्रीज हुआ और सिल्वर डिपॉजिट हो गया रॉड पे। ये सारी चीज़ तुम जानते हो, तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। तो तुम लोग पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेना, उसके बाद रेडॉक्स पढ़ देना, तुमको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक। ये तो कुछ है नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ये देखो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल इन द ऑर्डर जिंक कॉपर एजी। जिंक सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, फिर कॉपर, फिर एजी करता है। इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े हो ना, लिख बात सरकाना मगलमंजन फीकोनी हाई कोरट है, आपका पूरा बताया था ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कौन रिड्यूस करेगा, कौन कैथोड की तरह काम करेगा, कौन एनोड की तरह काम करेगा, तो सब ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर, अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड अ सर्टेन अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स। एक सेट ऑफ रूल्स के थ्रू होता है, फार्मुलेटेड ऑन द बेसिस दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इन कोवलेंट बॉन्ड बिलोंग्स इंटायरली टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जैसे ए और बी है, तो ये अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर की तरफ कोवलेंट बॉन्ड शिफ्टेड रहेगा। वही बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट को एलिमेंट कंपाउंड में अ सर्टेन अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे मान लो NaCl है, तो भैया इस पर अगर -1 चार्ज है तो इस पर +1 आएगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +1 -1 हो गया। तो अगर मान लो CuSO4 है, तो पूरे सल्फेट पे -2 चार्ज आएगा, तो -2 अगर मोर ईएन पे -2 आ गया तो इस पे भी +2 चार्ज आएगा, तो क्या हो गया, -2 + 2 सर्टेन हो गया ना। अब यही कॉपर के साथ कुछ और एलिमेंट हो, ठीक है, जैसे मान लो कॉपर के साथ कुछ और हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट हो, जैसे मान लो NaMg3N2 हो, तो इस पर क्या होगा, बोलो, Mg पे +2 होगा तो N2 पे क्या होता है, यहाँ से तुम अपना बैलेंस कर लो यार। क्लियर हो। तो कह रहा है कि वो फिक्स होता है, जिस एलिमेंट के साथ होगा उसके साथ फिक्स रहेगा। ठीक है। अब देखो कह रहा है कि ये रूल्स पढ़ो, रूल इंपॉर्टेंट है। कह रहा है फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट में सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, जैसे H2O2 Cl2 O3 P4 एसिड NaMgl, ये फ्री स्टेट में है ना, मतलब किसी के साथ कंपाउंड नहीं बना रहे ना, फ्री स्टेट या फिर अनकम्बाइंड स्टेट, जैसे खुद के साथ रिएक्शन कर लिया, O2 है, P2 है, P4 है, तो खुद ही के साथ तो रिएक्शन किया है, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में, तो उनका 0 होता है। ठीक। दूसरा कि जिसमें अगर एक ही एटम हो तो उसके चार्ज के बराबर होता है, जैसे Na है, Mg+2 है, तो इस पर +2 के बराबर हो जाएगा। Na+ लिखा हुआ है तो Na+ के, लेकिन अगर Na लिखा हुआ है, देखो अगर Na लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, 0 होगा, लेकिन अगर Na+1 लिखा है तो +1 होगा, Mg+2 लिखा है तो +2 होगा। इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट द कंपाउंड इज -2। ऑक्सीडेशन का जो ऑक्सीजन का जो होता है ऑक्सीजन स्टेट वो -2 होता है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में, लेकिन परऑक्साइड के केस में हो जाता है -1 और सुपर ऑक्साइड के केस में हो जाता है -1/2। सुपर ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड और रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है। तो H2O2 और Na2O2 तुम्हारे क्या होते हैं, परऑक्साइड होते हैं, और सुपर ऑक्साइड होते हैं KO2 और RbO2, जिसमें परऑक्साइड का हो जाता है -1 और सुपर ऑक्साइड हो जाता है -1/2। ठीक है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है OF2 और डाइऑक्सीजन फ्लोराइड है, यहाँ से निकालोगे तो +2 इसका आएगा, +1 इसका आएगा। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का +2 और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का आएगा +1। अरे निकाल लो ना भैया, तुमको नहीं निकालने आता। O2F2 है, ये 2x हो जाएगा, ये -2 = 0, तो 2x = क्या, 2x = कितना है, +1 हो गया। +1 किसका आएगा, O2F2 का। OF2 दिया है, O दिया है, O का होता है -2, इसका कितना होगा, इसका होगा 2x = 0, 2x = क्या, सॉरी F2 है ना, OF2, तो F पे कितना चार्ज, -1, 2 है तो कितना चार्ज, -2 चार्ज, तो अगर इस पर -2 चार्ज, इस पर कितना चार्ज, +2 चार्ज। क्लियर है। तो ऑक्सीजन के कंपाउंड तुम देख लेना, जैसे होमोएटम के मॉलिक्यूल H2O2 P2 N2 सबका 0 होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड NO NH3 और पानी, 4 ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल है हमारे पास, CO NO NH3H2, इनका भी 0 होता है। एलॉयज अगर हैं तो इनका भी 0 है, जैसे सोडियम Hg का एमलगम है तो यहाँ पर भी 0, सोडियम का भी 0, एमलगम का भी। एलोट्रॉपिक फॉर्म का भी 0 होता है। एलोट्रॉप मतलब जैसे कार्बन है, ग्राफाइट है, डायमंड है, बकमिस्टर, फ्लोरीन है, तो अगर लिखा कार्बन डायमंड तो उसका भी 0, कार्बन ग्राफाइट तो उसका भी 0, सल्फर मोनोक्लिनिक तब भी 0, सल्फर रोम्बिक तब भी 0। क्यों, क्योंकि एलोट्रॉपिक फॉर्म का 0 होता है, अगर एलोट्रॉप है तो 0 हो जाएंगे। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 होता है, लेकिन मोर मेटल के साथ मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ -1 हो जाएगा। अरे भैया नॉन मेटल के साथ रहेगा
ठीक है, नॉन मेटल के साथ रहेगा तो +1 शो करेगा, लेकिन मेटल के साथ रहेगा तो जाहिर सी बात उसको -1 शो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे LiH है तो Li +1 तो इसमें -1, तो वही लिख रहा है LiH NiH के साथ कैल्शियम हाइड्राइड के साथ उसको -1 शो करना पड़ता है, अमूमन +1 होता है। ठीक, फ्लोरीन हमेशा -1 शो करता है, फ्लोरीन हमेशा -1 शो करता है, इसलिए फ्लोरीन डज नेवर शो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। ध्यान रखना, फ्लोरीन ऑलवेज शो -1, इसलिए फ्लोरीन कभी भी डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, अदर जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो +1 -3 5 7 सब शो करते हैं ना, इंटरलोजन कंपाउंड याद करो, लेकिन फ्लोरीन हमेशा एक इसका एनामलस प्रॉपर्टी है, फ्लोरीन हमेशा -1 शो करता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द आइटम इन द कंपाउंड मस्ट बी 0। एल्जेब्रिक जो सम होता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पे तुम्हारा Na2, जैसे लिखा Al2O3, तो 2 जैसे Al, जैसे मान लो लिखा है क्या ऐसे CuSO4, ठीक है, तो इसका पूरा सम 0 होना चाहिए। जैसे मान लो Cu + 2 SO4 -2, दोनों जोड़ो कितना आ गया, +2 -2 कितना आ गया, 0 आ गया ना। ठीक है, जैसे मान लो कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर पे +2 ऑक्सीजन पे -2, देखो दोनों जोड़ो क्या आ गया, 0 आ गया। तो वही लिख रहा है कि अलजेब्रिक सम जो होता है वो 0 होना चाहिए। अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द आइटम इज 0। ठीक है, अ सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम 1 कार्बन एटम, इसका मतलब ये होता है कि, लेकिन पॉली एटॉमिक में देखो, पॉली एटॉमिक में क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम इज आयंस मस्ट इक्वल टू द चार्ज अपॉन, मतलब कि सिंपल सा देखो, कुछ है नहीं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, समझा दे रहा हूँ। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा CuSO4, तो इसका +2 होगा, इसका -2 होगा, तो 0 आ गया ना दोनों जोड़ने पे। लेकिन अगर यहीं पे लिखा हो ये CuSO4 +1, मान लो +1 लिखा हो, पहले से चार्ज लिखा हो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये Cu प्लस SO4 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 के बराबर होगा। मतलब कि जब पॉलीवैलेंट की बात करोगे तो ये वैसे तो होगा नहीं CuSO4 +1, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो जितना भी रहेगा, जैसे मान लो कोई चार्ज होता है, जैसे मान लो CO3 2- है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 2- के बराबर होगा। जैसे मान लो उसने बोला कि CO3 2- है और बताओ C का कितना होगा, तो हम लिखेंगे C का x, ऑक्सीजन का होता है -3, तो x प्लस -2 × 3, ऑक्सीजन का -2 होता है, इज इक्वल टू -2। देख रहे हो पूरे का सम किसके बराबर हो गया, चार्ज के बराबर हो गया, जो चार्ज ऊपर था। ठीक है, यही चीज़ अगर मान लो लिखा होता CuSO4, तो यहाँ पर भी मान लो Cu का पूछ रहा है तो x -2, क्योंकि SO4 का -2 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि इस पर कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, तो वही लिख रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन में तो पूरा समझा दिया हूँ। ठीक है, कि जो अल्जेब्रिक सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का ऑफ ऑल द एटम इन कंपाउंड मस्ट बी 0, और पॉली एटॉमिक के केस में जो अल्जेब्रिक सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनायन का, इट मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज। ठीक है, क्लियर हो। मेटल एलिमेंट है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, सबको मालूम है, सोडियम पे +1 आएगा, कैल्शियम पे +2 आएगा, लेकिन नॉन मेटल पे माइनस, पॉजिटिव और माइनस भी हो सकता है नॉन मेटल पे, और ट्रांजिशन मेटल पे तो लगभग पॉजिटिव होता है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल ही दिखा रहा है, मेटल ही होता है, तो लगभग क्या होता है, सेवेरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +1 से +7 तक भी जाता है, मैंगनीज का +7 तक जाता है, ऑस्मियम वगैरह का +8 भी होता है। ठीक, तो ए टर्म दैट इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर की जगह ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये सब तो बता ही दिया हूँ। एक होता है तुम्हारा जर्मन केमिस्ट एक अल्फ्रेड स्टॉक, उन्होंने बोला स्टॉक नोटेशन लिखने के लिए, इसमें होता है कि हम लोग एक रोमन न्यूमरल पुट कर देते हैं। जैसे मान लो AuCl3 है, तो AU किस में है, AU तुम्हारा +3 में है। अरे भैया AuCl3 अगर है, Cl पे -1, 3 Cl है तो -3 चार्ज आएगा यहाँ पे, तो इसके लिए +3 चाहिए ना, तो तुम जब लिखोगे तो AU के आगे बस +3 का साइन, 3 का रोमन नंबर लिख दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मान लो SnCl2, जैसे मान लो स्टेनस क्लोराइड दिखा है, स्टेनस क्लोराइड, तो क्या होगा, SnCl2 होगा, तो इस पर +2 आ गया, -2, तो इस पर +2 आएगा, तो क्या लिखोगे, SN2 और Cl लिखो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो यही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के बारे में क्या पढ़ा हमने, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन रिडक्शन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे खुद का रिडक्शन करे, वही लिख रहा है कि रिजेंट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो खुद का, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। भैया उल्टा चलता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे का रिडक्शन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब तुम्हारा रिडक्शन, अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूँ तो मैं तुम्हारा रिडक्शन कर दूंगा, जब तुम्हारा रिडक्शन करूँगा तो मेरा खुद का फायदा होगा, मेरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक, और रिडॉक्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही हो। ठीक है, ये फ्लोरीन का -1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन परऑक्साइड में O2 पे -2 आ जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। ठीक,
और ओजोनाइड में O3 पे पावर -1 होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? अगर 3x = -1 लिखोगे ना तो x की वैल्यू -1/3 हो जाएगा। तो ओजोनाइड में -1/3 होता है, इसका बता दिया हूँ ऊपर, इसका भी ऊपर बता दिया हूँ। ठीक, आगे बढ़ो। टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन, मतलब दो मिलके एक तीसरा बना दे। A + B = C, जैसे C और O2 मिलके CO2 बना दे, Mg और N2 मिलके Mg3N2 बना दे। तो ये ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कॉम्बिनेशन होता हो, दो मिलके एक बनाते हो। ठीक है। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? एक बड़ा देखो, जैसे एक छोटा मिलके दो बना दिए, तो क्या हो गया? कंपोजिशन हो गया, मतलब कॉम्बिनेशन हो गया। अब एक बड़ा है, उसको तोड़ के तुमने दो छोटे छोटे बना दिए, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, मतलब तोड़ना। तो जैसे मान लो डिकम्पोजिशन में क्या होगा? पानी H2O तो H2 और O2 बना दो, NaH है तो Na और H बना दो, KClO3 है तो KClO2 बना दो। जैसे मान लो अब यहाँ पे NaH है तो Na +1 में था, ये -1 में था, अब ये बना क्या? Na और H2। तो जो +1 में Na था वो चला गया 0 में, मतलब इसका हो गया रिडक्शन। और जो दूसरा NaH हमारा -1 में था वो चला गया 0 में, मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन। -1 से 0 में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो मतलब कहीं ना कहीं एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दूसरे का रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे लिख रहा है देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मीथेन अंडर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दैट ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम क्लोराइड। कहीं पर भी जाओगे हाइड्रोजन का अगर +1 कहीं पे है तो +1 ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस वो मेटल के साथ ना हो। नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन क्या होता है? +1 में होता है, और मेटल के साथ हाइड्रोजन -1 शो करता है। क्लियर? वही लिखा हुआ है। ठीक है। अब तीसरा हमारा होता है क्या? अब देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। अब क्यों नहीं है रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी देख लो तुम लोग, क्यों नहीं है। देखो, कैल्शियम +2 में है, यहाँ पर भी कैल्शियम +2 में है। देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बना ना, +2 -2, तो कैल्शियम +2 में पहले भी था, +2 में अभी भी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्बन +4 में था, कार्बन अभी भी +4 में है। यहाँ देखो कार्बन +4 में, यहाँ भी +4 में। ऑक्सीजन -2 में था, ऑक्सीजन अभी -2 में। ना मतलब ना कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, मतलब डिकम्पोजिशन। ऐसा नहीं है कि सारे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे रेडॉक्स रिएक्शन होंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो भी सकता है, लेकिन रेडॉक्स इट मे बी रेडॉक्स और नॉट रेडॉक्स। क्योंकि तुम यही देख लो ना यार, तुम यही देख लो कि रेडॉक्स रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट जो है तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, यही देख लो तुम। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट जानते हो? जैसे एक है, दूसरे के साथ उसका सेटिंग चल रहा है, तो तुम उसका काट के खुद उसके जगह पे बैठ जाओ। ठीक है। कोई है चेयर पे बैठा है, चेयर से हटाओ, कहो मुझे बैठने दो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे X + Y Z है, तो जैसे ये दोनों कपल हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारा ये कपल है, ठीक है, ये इसका बेस्ट फ्रेंड है। अब ये क्या करेगा? इसका काटेगा, इसका काट के अपने साथ जोड़ लेगा इसको, और इसको कहेगा तुम जाओ निकले यहाँ से। ठीक है, बॉयफ्रेंड गया बाहर, और ये तुम्हारा जो कपल था, बेस्ट फ्रेंड था, इसके साथ आ जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह का होता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट और एक होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो मेटल में क्या होता है कि इतना बस ध्यान रखो कि मेटल में मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉन मेटल में नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है। और मेटल को हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज़ करते हैं जब उनका प्योर मेटल निकालना होता है ओर्स से। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है, यहाँ तो देख ही लोगे। ठीक है। ठीक, अब उसका लिख रहा है रिड्यूसिंग मेटल इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन द वन दैट इज बीइंग रिड्यूस विच एविडेंटली शोज मोर कैपेबिलिटी टू रिटर्न एज कम्पेयर टू वन दैट इज रिड्यूस। ये तुमको बस घुमा रहा है, बस तुम इतना ध्यान रखो कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? दूसरे का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, बस इतना ध्यान रखो। नॉन मेटल में क्या होता है कि हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट, मतलब नॉन मेटल में नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अगर कोई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मिनिमम है तो रिड्यूसिंग। जैसे मान लो क्रोमियम +6 में है, तो +6 से +7 में वो नहीं जा सकता। जब +6 से +7 में नहीं जा सकता, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, खुद का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे का रिडक्शन तो कर सकता है, दूसरे का रिडक्शन तो कर सकता है। तो उल्टा बोल दिया मैं, देखो Cr+6 में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या करेगा ये? +6 से +7 में तो जा नहीं सकता, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन कभी हो ही नहीं सकता। तो ये करेगा क्या? जब खुद का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का रिडक्शन करेगा। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जैसे +6 से +5 में चला जाए, +4 में चला जाए, +3 में चला जाए, +2 में चला जाए, +1 में चला जाए, मतलब खुद का रिडक्शन कर सकता है लेकिन खुद का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। और जब खुद का रिडक्शन कर सकता है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर सकता है, और दूसरे का ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। तो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो मिनिमम होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो बीच में होता है, जब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच, जैसे +1 और +6 के बीच में अगर कोई होगा, +2 से लेकर +5 तक, तो क्या करेगा? तुम्हारा दोनों की तरह काम करेगा, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी कर सकता है। +2 में +3 में भी जा सकता है, ऑक्सीडेशन करा सकता है, +1 में जा सकता है, रिडक्शन हो सकता है इसका।
ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ है नहीं, ये सब तो एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल तो हम लोग पता लगा लेंगे क्या क्या है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉन डिस्प्लेसमेंट वाला, मैंने बता दिया, ठीक है, ये भी बता दिया, ठीक। यहाँ पे देखो यार मेन दिक्कत क्या है पता है, देखो क्या लिखा है, लिख रहा है मेनी मेटल्स इंक्लूडिंग दोज विच डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ये सब तुम कहाँ से पढ़ोगे, ये सब कहाँ पे है बताओ। जैसे लिख रहा है लेस एक्टिव मेटल्स सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन गैस। ये सब कहाँ पे, ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें सब तुमको पहले ही पढ़ा दिया गया है। लिख बात सरकाना मगलमंजन फीकोनी हाई कोरेट है आपका, जो उसके ऊपर रहेगा वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कराएगा, हाइड्रोजन के ऊपर जितने सारे हाइड्रोजन गैस रिलीज कराएंगे, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ अलग अलग लैंग्वेज में, तो उसको वहाँ अच्छे से कर लेना, इसलिए उसको अच्छे डिटेल में कराया हूँ, ठीक है, ठीक। बाकी इधर तो कुछ है नहीं, ये लेयर्स देखो यहाँ पे फिर से देखो, आइडेंटिफाइंग Br माइनस एन आयोडीन माइनस इन द लेबोरेटरी इज़ द टेस्ट पॉपुलरली नोन एज लेयर टेस्ट। अभी तक किसी ने पढ़ाया था लेयर टेस्ट तुमको रेडॉक्स रिएक्शन में, ये पढ़ाया जाता है साल्ट एनालिसिस में। कहाँ पढ़ाया जाता है, ये साल्ट एनालिसिस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये लेयर्स टेस्ट यहाँ पे इसको एक बार देख लेना क्या होता है, ठीक है। वैसे साल्ट एनालिसिस में तो पढ़ोगे ही इसको, ठीक है। द हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर डायरेक्टली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आता है, और रिकवरी ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द हैलाइड रिक्वायर्स एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है, क्लियर है। ठीक है ना, तो ये तो यहाँ तक था, ठीक। यहाँ लिख रहा है फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि लिख बाद सरकाना मगलमंजन फीकोनी हाई कोरट है आपका में सबसे नीचे क्या हो फ्लोरीन, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, और लिथियम का सबसे ऊपर होता है, तो लिथियम सबसे उल्टा हो जाएगा, ठीक। इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपन एन फैक्टर कर दो, जितना इक्विवेलेंट वेट पूछेगा तो मॉलिक्यूलर वेट अपन एन फैक्टर करो। एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड और लॉस्ट होता है। जैसे मान लो Cu से चला गया Cu+2 में, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 0 था, ये +2 में गया, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो 2 हो जाएगा एन फैक्टर, ठीक है। Al से चला गया Al+3 में, तो कितने का ट्रांसफर हुआ, 3 का हुआ, तो मॉलिक्यूलर वेट Al का लिख दो 27 होता है ना अराउंड, अपन 3 लिख दो 9 हो जाएगा, तो ये होता है। अब KNO4 में जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, तो +7 है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का रिडक्शन करेगा, क्योंकि 7 से 8 में तो जा नहीं सकता, तो खुद का ऑक्सीडेशन तो कर नहीं सकता, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा। तो अगर ये +7 से +5 में चला गया, मतलब +7 से +2 में चला गया, या +7 से +6 में चला गया, या +7 से +4 में चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, +7 से +2 में गया तो एन फैक्टर कितना हुआ, 5 हुआ ना यार, 7 में से 2 चला गया, कितने का चेंज आया, 5 का। +7 से +6 में गया तो 1 का चेंज आया, +7 से +4 में गया तो 3 का चेंज आया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसिडिक होगा, ऐसे याद करो, 513 याद करो, ठीक है, 513। एसिडिक में एन फैक्टर 5 होता है, बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिक में एन फैक्टर 1 होता है, न्यूट्रल पूछे या वीक बेसिक पूछे तो वहाँ पे एन फैक्टर 3 होता है। इसको लगा के पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाए, सीधे एन फैक्टर याद कर लो, ठीक है। 513, अगर एसिड लिखा है तो 5 होगा, 5 होगा तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, Mn+2 बनेगा, तभी तो +7 से +2 में गया तो चेंज कितने का है, 5 का, क्लियर हो। डिसप्रपोर्शन में क्या होता है, एक ही एलिमेंट रहेगा, ठीक है, एक ही एलिमेंट, जैसे देखो H2O2 है, एक ही का H2O2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या -1 में है, यहाँ पे चला गया -2 में, मतलब -1 से -2 में चला गया, मतलब रिडक्शन हो गया, और -1 से 0 में चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा, ठीक, यही लिखा और कुछ नहीं लिखा है। जैसे P4 है, P4 यहाँ पे 0 है, अब 0 का ऑक्सीडेशन हो जाए, चला गया +1 में, ऑक्सीडेशन हुआ और 0 का रिडक्शन हो गया, फास्फोरस का -3 में चला गया। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर हो रहा है तो उसको डिसप्रपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है फ्लोरीन की एक लिमिटेशन है, तुमको पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़ कि फ्लोरीन हमेशा -1 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हमेशा -1 होता है, इसलिए फ्लोरीन कभी भी डिसप्रपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। अब H2O2 देखो, H2O2 से देखो कभी भी तुमसे पूछेगा कि बताओ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अगर H2O2 H2O में कन्वर्ट होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, अगर O2 में कन्वर्ट हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, अगर H2O और O2 दोनों में काम हुआ तो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन शो कर रहा है, ये याद कर लो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें, ठीक है। तो अगर H2O में गया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
O2 में गया तो रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों में गया तो डिस्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। और एन फैक्टर यहाँ पे 2 होता है। I माइनस अगर एसिडिक मीडियम है तो I2 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब -1 से चला गया 0 में तो 1 हो जाएगा एन फैक्टर। और बेसिक मीडियम में IO3 माइनस में चला गया, मतलब -1 से चला गया माइनस किसमें, कितना हो गया x -6 इक्वल टू -1 x +5, -1 से +5 में गया तो मतलब 6 हो गया। इस चीज़ का ध्यान रखना तुमको, ठीक है। तो I माइनस एसिडिक में चला जाएगा तो एन फैक्टर 1 और बेसिक में तुम्हारा एन फैक्टर 6 होता है। और पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल बोला हूँ ना, फ्रैक्शनल भी होता है, एनसीईआरटी लिखती है कि फ्रैक्शनल भी होता है। जैसे C3O2 है तो उसका 4/3 होगा, जैसे C3O2 है तो 3x -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अरे भाई C3O2 है, इसको x मान लो तो ये 3x हो गया, ये माइनस होता है -2 होता है तो 2 दूना 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू 4 तो x का वैल्यू कितना है 4/3 आ गया। वैसे BF3 का निकालोगे, Na2SO4 का निकालोगे तो इतना सब हमारा किस में आएगा, सब फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। अब देखो ये तुमसे पूछा जा चुका है, एक बार नीट में, ठीक है। जैसे नीट में क्या होता है, जैसे दो जब एलिमेंट एक साथ रहेंगे तो उनका जीरो, जैसे मान लो कार्बन है तो ये दोनों का जीरो ही होगा यार बीच में। जैसे देखो कार्बन सब ऑक्साइड तो ऑक्सीजन का होता है -2 तो इसका +2 होगा, इस ऑक्सीजन का -2 तो इसका +2 होगा, लेकिन इसका भी +2 इसका भी +2 तो बीच वाले क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक। उसी तरह इसमें देखो ऑक्सीजन का -1, इसका -2, इसका -2, टोटल कितना माइनस चार्ज हुआ, -5। तो सल्फर पे कितना आएगा, +5 आएगा। अगर इस पर -5 है तो सल्फर पर +5 आएगा। इधर भी -1, इस पर -2 क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड का -2 ही होता है, सिंगल बॉन्ड का -1 होता है। तो इस पर कितना आएगा +5, तो इस पर भी +5, इस पर भी +5, तो इस पर क्या आएगा 0 और 0 आएगा। क्यों, देख लो भैया डिफरेंस ही नहीं है तो 0 0। ये पूछ चुका है तुमको पहले, इस पर -2 तो इस पर कितना आएगा +6, -2 +6 आया, +6 आ गया तो कितना आ गया +6 आ गया, ठीक है। और इस Br पे देखो, इस पे -2 इस पे -2 तो इस पे Br पे कितना आएगा +4 आएगा। इन दोनों Br के वजह से तो इस पे 0 आएगा, लेकिन -2 की वजह से 4 आएगा, ठीक है। तो वही लिख रहा है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार पूछेगा तो मुझे लग रहा है टेट्राथायोनेट या सब ऑक्साइड पूछेगा, ठीक। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, मान लो N1A N2B इक्वल टू N1C प्लस N2D लिखा हुआ है, तो ये रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस होगा तभी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाओगे। और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बोलता है कि इक्विवेलेंट वेट तुम्हारा होता है, वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपन एन फैक्टर होता ही है। अब तुमको एन इक्विवेलेंट निकालना हो तो वेट अपन इक्विवेलेंट वेट कर देना, और ये तुम्हारा होता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, मतलब एन इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट अपन इक्विवेलेंट वेट। यहाँ से पुट किया हमने, इसी को लिखते हैं हम लोग एन इंटू एन फैक्टर, या इसको नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में कहीं पे तुमको दिया रहेगा क्या, तुमको दिया रहेगा कि 2 मोलार H2SO4 है, तो मोलारिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलारिटी 2 हो जाएगा, एन फैक्टर कितना है 2 है ना, इसमें +2 चार्ज है तो 2, मतलब 4 पुट करोगे, तो यहाँ पुट करोगे 4 इंटू वॉल्यूम मान लो दिया रहेगा 5 लीटर, तुमसे कहेगा सेकंड वाले का एन फैक्टर बता दो, तो नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा एन इंटू एन फैक्टर, मतलब 2-3 डाटा दिया रहेगा, एक डाटा पूछेगा, 3 डाटा दिया रहेगा, एक डाटा पूछेगा। तो फार्मूला बस इतना याद रखो कि एन इक्विवेलेंट इक्वल होता है वेट अपन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एन इंटू एन फैक्टर इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। अब एन नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को हमेशा लीटर में लेना, और ये हमारा एन नंबर ऑफ मोल्स है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हूँ, करके देखना, सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक PYQ जेमेंस के सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से बन जाएंगे, ठीक। अब बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस में बहुत ज़्यादा एक कहानी लिखा हुआ है, मैं इस कहानी को मानता ही नहीं हूँ। मेरा कहानी क्या है अभी बता रहा हूँ, आगे देखो। अगर मान लो H2C2O4 दिया हुआ है और लिख रहा है एसिडिक मीडियम में, तो उसका एन फैक्टर 2 होगा, याद कर लो। लेकिन अगर वहीं पे FeC2O4 दिया है और एसिडिक मीडियम है तो एन फैक्टर 3 होगा, इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो H2C2O4 है तो एन फैक्टर 2 होगा, FeC2O4 है तो एन फैक्टर 3 होगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और देखो Fe3O4 है तो इसको तोड़ दो 2 पार्ट में, Fe2O में, जैसे Fe3O4 का निकालोगे तो 3x - 8 इक्वल टू 0 आएगा, तो x का वैल्यू 8/3 आना चाहिए। लेकिन फ्रैक्शनल में पूछेगा तो लिख देना, लेकिन नॉर्मली अगर देखोगे तो Fe3O4 टूट जाता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, टूटता है Fe2O में और Fe2O3 में। तो यहाँ से Fe आ जाता है +2 और यहाँ से आ जाता है Fe +3 में, तो +2 + 3 ये फेरस और ये फेरिक, ठीक। आगे देखो,
अभी हाफ रिएक्शन, साफ रिएक्शन कुछ भी करना है करो, मेरा रिएक्शन ये है, ठीक है। ये देखो बैलेंसिंग का सबसे अच्छा तरीका है, इसी से बैलेंसिंग मैं सिखाया हूँ तुमको। अवतार सीरीज की जो 30 मिनट वाली सीरीज वहाँ पे भी देख सकते हो, 3-4 एग्जांपल कराया हूँ सबका कैसे करते हैं। बैलेंसिंग के लिए सबसे पहला रूल होता है, सबसे पहले अदर एटम को बैलेंस कर दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। जैसे मान लो कहीं पे इधर, मान लो इधर पे C2 लिखा है और वहाँ पे केवल C है, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो कार्बन। जैसे मान लो सल्फर यहाँ पे 8 है, वहाँ पे S लिखा है, पहले 8 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तुमको बैलेंस करना है उन सारे एटम्स को एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सारे एटम को पहले बैलेंस कर दो, पहला चीज़। दूसरा, पता करो कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो मान लो एक ऑक्सीडाइज होकर +2 से जा रहा होगा +4 में, एक रिड्यूस होकर +6 से जा रहा होगा +2 में, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इक्वेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे +2 से जा रहा है +4 में, तो यहाँ पे 2 हो रहा है, और +6 से +2 में जा रहा है, मतलब यहाँ 4 का चेंज हो रहा है। तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो 4 से, नीचे वाले मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यही कह रहा है इक्वेशन, इसको बनाना कहते हैं, ठीक है। तो जितना, जैसे मान लो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मान लो ऑक्सीडेशन में चेंज हो रहा है n फैक्टर 3 आ रहा है और रिडक्शन में n फैक्टर 5 आ रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले में और 3 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले में, ठीक है। तो वो कह रहा है। उसके बाद चार्ज बैलेंस करो। अब चार्ज कैसे बैलेंस करोगे? अगर एसिडिक मीडियम है, मान लो इधर 14, मान लो इधर 6 चार्ज ज़्यादा, 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो अपोजिट साइड में तुम क्या करोगे? 6H+ ऐड कर दोगे, ठीक है, 6H+। क्यों? क्योंकि भैया एसिडिक मीडियम में H+ ऐड करोगे चार्ज बैलेंस करने के लिए, बेसिक मीडियम में OH- ऐड करोगे, और न्यूट्रल मीडियम में कुछ भी ऐड नहीं करना, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो एसिडिक मीडियम में H+, बेसिक मीडियम में OH- ऐड कर देना, और न्यूट्रल में कुछ नहीं करना, और लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस कर देना। जैसे मान लो 8 हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, उधर 4, उधर क्या करोगे? 4 पानी से मल्टीप्लाई कर देना, ऐड कर देना, तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन इधर भी आ गया, और 4 ऑक्सीजन भी आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2O2 लिख देना इधर, ठीक है, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो 4 ही 5 स्टेप है। सबसे पहले सारे एटम को बैलेंस करो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के। उसके बाद स्पेसिस को देखो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर से उल्टा मल्टीप्लाई कर दो और चार्ज कर दो, बैलेंस करो चार्ज को, और एसिडिक मीडियम में H+ जोड़ दो, बेसिक में OH-, न्यूट्रल मीडियम में कुछ मत जोड़ो, और बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम बाय यूजिंग पानी। ये तुम्हारा एसिड के लिए भी हो गया, बेसिक के लिए भी, न्यूट्रल के लिए, तीनों मीडियम का तुम्हारा यहीं से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा बैलेंसिंग रिएक्शन था, इतना तुम्हारा ताम झाम करने की नीड ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो टाइट्रेशन वाला कंसेप्ट है, देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा आएगा प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो देखो क्या क्या पढ़ लेना, टाइट्रेशन पढ़ लेना अच्छे से, एक्स्ट्रा चीज़ों में टाइट्रेशन पढ़ लेना, साल्ट एनालिसिस पढ़ लेना यहाँ से, ठीक है। ये दोनों चीज़ तुम लेक्चर से कंप्लीट करना, NCERT से पढ़ोगे तो उतना क्लियर आएगा नहीं, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या लिखा है, पिंक कलर है, कौन सा कलर है, ग्राफ वगैरह सब तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको देख के चलना पड़ेगी। देयर इज नो ड्रामेटिक ऑटोकलर। देखो क्या कह रहा है, पढ़ा देता हूँ भाई। देखो कह रहा है कि टाइट्रेशन मेथड में डिटरमाइन करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये डिटरमाइन करते हैं। अगर कह रहा है कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे रिएजेंट इटसेल्फ इंटेंसली कलर्ड हो, जैसे पर मैग्नेट है, तो पर मैग्नेट जो है सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है, और visible end point of this case is achieved after the last of the reductant Fe+2 or C2O4- is oxidized and the first lasting pinch of pink color appear। देखो विजिबल पॉइंट इंडिकेटर क्या होता है, या लास्ट पॉइंट इंडिकेटर क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे कलर चेंज होना स्टार्ट होता है। जैसे परमैग्नेट पहले से कलर है, तो जहाँ से वो कलर अपना देना स्टार्ट करेगा वो हमारा क्या होता है? विजिबल एंड पॉइंट होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, और मिनिमल overshoot in color beyond the equivalence point, the point where the reactant and oxidant are equal in term of their mole stoichiometry। मतलब कहाँ पे, जहाँ बराबर हो जाएंगे वहाँ पे कलर होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका कह रहा है अगर कोई ड्रामेटिक कलर चेंज ना हो रहा हो तो देयर आर इंडिकेटर विच आर ऑक्सीडाइज इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट बीट ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम। तो ऐसे भी बहुत सारे इंटरमीडिएट हैं, ऐसे भी बहुत सारे रिएजेंट हैं जो जैसे कंप्लीट होगा उनका रिएजेंट, जैसे उनका रिएक्टेंट खत्म होगा तुरंत वो कलर दे देंगे। लास्ट बीट ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम प्रोड्यूसिंग ए ड्रामेटिक कलर चेंज। ऐसे एग्जांपल कौन है? Cr2O7 डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट इज नॉट ए सेल्फ इंडिकेटर but oxidizes the indicator substance diphenylamine just after the equivalence point to produce an intense blue color, therefore signaling end point। मतलब तुमसे क्या समझ में आया कि जब परमैंगनेट रहेगा तो परमैंगनेट भी तुम्हारा एक सेल्फ इंडिकेटर है, लेकिन परमैंगनेट जो सेल्फ इंडिकेटर है उसकी विजुअल एंड पॉइंट कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं शो करता, और विजुअल एंड पॉइंट क्या होता है? पिंक होता है। अगर परमैंगनेट से काम नहीं चलेगा तो डाइक्रोमेट का यूज़ करेंगे, और डाइक्रोमेट जो होता है वो सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, लेकिन उसके बाद जो इक्विवेलेंस पॉइंट ब्लू कलर शो करता है, ये पिंक शो करता था, ये ब्लू कलर शो करता है।
ठीक है। और एक तीसरा मेथड भी एनसीईआरटी बता रही है कि क्या है, इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट कॉमन है, रेस्ट्रिक्टेड टू दोज रिएजेंट विच आर एबल टू ऑक्सीडाइज आई माइनस। फॉर एग्जाम्पल Cu+2 आई माइनस को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। आई माइनस -1 से चला गया 0 में रिडक्शन, तो खुद का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन कर देगा, तो ऑक्सीडेशन कर देगा माइनस में 0। ये भी कह रहा है, एक से तुम ये भी मेथड कर सकते हो, ठीक है। एक लाइन ये भी पूछ सकता है एनसीईआरटी में, I2 दो इनसॉल्युबल वाटर रिमेन्स सॉल्यूशन कंटेनिंग KiH KI3, मतलब I2 इनसॉल्युबल है पानी में, लेकिन सॉल्यूशन में Ki और KI3 के फॉर्म में रह सकता है, ठीक है। अगर हमने स्टार्च को ऐड किया आफ्टर द लिबरेशन ऑफ आयोडीन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ Cu+2 आयन, आयोडाइड फॉर्म इंटेंस ब्लू कलर हमको अपीयर होगा। अगर हमने स्टार्च को ऐड कर दिया आयोडीन वाले सॉल्यूशन में तो इंटेंस ब्लू कलर दिखेगा, और ये दिस कलर डिसअपियर एज सून एज आयोडीन इज कंज्यूम्ड थायोसल्फेट, और ये कलर तुरंत डिसअपियर हो जाएगा जैसे थायोसल्फेट आयन उसको खा लेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल और फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें टाइट्रेशन पढ़ना है, और इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में तुम्हें साल्ट एनालिसिस करना है, ठीक। ये सब भैया मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये सब पूरा आपको कहाँ पढ़ा दिया गया था बताओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा एकदम डिटेल में पढ़ाया गया था। देखो पूरा अवतार में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी कवर्ड है, इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी वही लिख रहा है यहाँ पे, रिडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं हम लोग, रिडॉक्स कपल होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोसेस, सारा चीज़ तुमको पढ़ा दिया चुका है, ठीक है। मैंने बोला था 40 मिनट के पहले कंप्लीट हो जाएगा, 40 मिनट के पहले कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू। लास्ट हमारा चैप्टर बचेगा इक्विलिब्रियम आप लोग देख लेना, थोड़ा सा लेंदी होगा, 1 घंटे 10 मिनट के अंदर उसको भी निपटा देंगे, ठीक है। क्योंकि केमिकल भी है और आयनिक भी है, 2 इक्विलिब्रियम पढ़ना है हमको, तो अच्छा खासा उसका वो है, ठीक है, बजट है, ठीक है। तो बस यही था, बाकी तो मैक्सिमम चीज़ें इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कवर करा दी गई थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर एनसीईआरटी एक्सप्रेस सीरीज से अच्छे से पढ़ लोगे तो इस पर ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।